हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल की चर्चा की थी। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है ऊर्जा की वो मात्रा है जो किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में सबसे बाह्यतम कोश में स्थित इलेक्ट्रॉन को नाभिक के आकर्षण बल से अनंत दूरी तक ले जाने के लिए आवश्यक है। इसके बिल्कुल अपोजिट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऊर्जा की वो मात्रा है जो किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन के जोड़ने पर मुक्त होती है। तो हम कहते हैं कि जिस प्रकार से पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने, दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने आदि को हम बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, उसी प्रकार से पहले इलेक्ट्रॉन को जोड़ने, दूसरे इलेक्ट्रॉन को जोड़ने आदि को हम प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता, द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता आदि द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब जो बात इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि आयनन विभव में परमाणु अथवा आयन से इलेक्ट्रॉन निकालने में सदैव ऊर्जा का अवशोषण होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, जिसे तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, यानी कि प्रोसेस है एंडोथर्मिक। ठीक है। इसके विपरीत इलेक्ट्रॉन बंधुता में उदासीन परमाणु में पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ने में तो ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ने में ऊर्जा का अवशोषण होता है। ठीक है। तो इसका कारण क्या है? कारण यह है कि पहला इलेक्ट्रॉन जब एक उदासीन परमाणु में जुड़ता है तो क्या होता है कि आने वाले नए इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में क्या होता है? आकर्षण बल। तो इस कारण जब ये आने वाला इलेक्ट्रॉन जो है बाह्यतम कोश में जुड़ता है तो ऊर्जा बाहर निकलती है, जबकि जो दूसरा इलेक्ट्रॉन जुड़ता है वो एक ऋणायन में जुड़ता है और पहले से उपस्थित इलेक्ट्रॉन और आने वाले नए इलेक्ट्रॉन के बीच में सेम चार्ज होने के कारण, अर्थात समान आवेश होने के कारण प्रतिकर्षण बल बढ़ जाता है, जिसके कारण ऊर्जा मुक्त होने के बजाय ऊर्जा अवशोषित होती है। ठीक है। अब है आपके इलेक्ट्रॉन बंधुता को निर्धारित करने की विधियाँ। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता के मानों को किसी प्रत्यक्ष विधि द्वारा तो ज्ञात करना काफ़ी कठिन है, इसलिए इन्हें हम इनडायरेक्ट मेथड द्वारा यानी कि बॉर्न-हेबर साइकिल की सहायता से ज्ञात करते हैं। ठीक है। तो बॉर्न-हेबर साइकिल किसी आयनिक यौगिक के बनने की ऊर्जा, तत्वों के आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, वाष्पन और वियोजन ऊर्जा और जालक ऊर्जा में संबंध बताने वाला एक थर्मोडायनेमिक साइकिल है, ऊष्मागतिक चक्र है। ठीक है। तो इसके अनुसार सबसे पहले कि किसी अभिकर्मक से उत्पाद बनने में ऊर्जा परिवर्तन सदैव समान रहता है। अभिक्रिया चाहे किसी भी पद द्वारा संपन्न होती है, अर्थात किसी भी रिएजेंट के द्वारा जब उत्पाद बनता है तो उसमें ऊर्जा परिवर्तन क्या रहता है? सेम, चाहे वो प्रोसेस किसी भी जो है स्टेप्स में हो रहा हो, कितने भी स्टेप्स में हो रहा हो, कितने भी पदों में संपन्न हो रहा हो। ठीक है। दूसरा है आपके कि पूरे चक्रीय पथ में कुल ऊर्जा परिवर्तन क्या रहता है? सदैव शून्य रहता है। तो आपके बॉर्न-हेबर साइकिल की, बॉर्न-हेबर चक्र की दो इम्पोर्टेंट बातें कौन कौन सी है कि जब अभिकर्मक से उत्पाद बनता है तो जो है कुल ऊर्जा परिवर्तन सदैव समान रहता है और अभिक्रिया चाहे किसी भी पद के द्वारा संपन्न हो, कितने भी पदों में संपन्न हो। और दूसरा है कि पूरे चक्रीय पाथ में कुल ऊर्जा परिवर्तन क्या रहता है? शून्य रहता है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड के लिए बॉर्न-हेबर साइकिल दिया हुआ है, जिसमें सोडियम क्लोराइड बनने के लिए दो भिन्न भिन्न पाथ दिए हुए हैं। ठीक है। तो जो आपके पहला है, जैसे सोडियम सॉलिड है प्लस हाफ Cl2 गैस है। ठीक है। तो जब यहाँ पर आपके सोडियम क्लोराइड सॉलिड बन रहा है तो -Q एनर्जी बाहर निकल रही है। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है सोडियम सॉलिड को सब्लिमेशन एनर्जी दी यहाँ पर, तो सोडियम गैस में कन्वर्ट हो गया। फिर इसको आयोनाइजेशन एनर्जी दी तो ये सोडियम धनायन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। अब सोडियम धनायन में कन्वर्ट हो गया। अब जो है हाफ Cl2 गैस को जो है प्लस D/2 यानी कि डिसोसिएशन एनर्जी दी तो ये क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो गया, जिसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी यहाँ पर रिलीज हुई और क्लोराइड ऋणायन का गैसियस एटम मिल गया। अब जो है सोडियम प्लस
धनायन और Cl माइनस ऋणायन मिलकर के जो है यहाँ पे लैटिस एनर्जी रिलीज हुई और सोडियम क्लोराइड का सॉलिड मिल गया। ठीक है, यहाँ पे जो S है वो सब्लिमेशन एनर्जी है, I जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी है, D जो है आपकी डिसोसिएशन एनर्जी है, U0 जो है वो आपके लैटिस एनर्जी है और E जो है आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। ठीक है, अब है आपके और Q जो है हीट ऑफ फॉर्मेशन अभिक्रिया ऊष्मा। तो बॉर्न हैबर साइकिल का गणितीय समीकरण क्या हुआ, यानी कि अभिक्रिया ऊष्मा या हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, -Q बराबर सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस डिसोसिएशन एनर्जी बाय 2 माइनस E माइनस U0, या सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस डिसोसिएशन एनर्जी बाय 2 माइनस E माइनस U0 प्लस Q बराबर क्या हो गया 0। तो इस प्रकार इस गणितीय समीकरण से हम जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की कैलकुलेशन कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बराबर क्या हो गया, सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस डिसोसिएशन एनर्जी बाय 2 माइनस लैटिस एनर्जी प्लस हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, अब जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मान ज्ञात करना कठिन होने के कारण अब तक केवल कुछ ही तत्वों के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मान ज्ञात हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के धनात्मक मान जो होते हैं वो ऊर्जा के अवशोषण को प्रदर्शित करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऋणात्मक मान ये शो करते हैं कि दिए गए प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हुई है। ठीक है, अब है आपके ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, यानी कि आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता की क्या प्रवृत्ति रहती है। तो एक आवर्त में जैसा कि हम जानते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और उत्कृष्ट गैसें जो है इसके अपवाद हैं। तो एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ हम जानते हैं कि नाभिकीय आवेश में भी वृद्धि होती चली जाती है। तो परमाणु के नाभिकीय आवेश का जितना मान बढ़ेगा, आने वाले इलेक्ट्रॉन के प्रति उसका उतना ही अधिक आकर्षण बल भी बढ़ता चला जाएगा, जिससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जुड़ने की प्रक्रिया में उतनी ही अधिक ऊर्जा मुक्त होगी, क्योंकि जितना अधिक आने वाले इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में आकर्षण बल बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता के प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो एक आवर्त में परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन बंधुता के मानों में भी वृद्धि होती है। ठीक है, अब है आपके बेरिलियम और मैग्नीशियम में हम जानते हैं कि NS2 स्थायी विन्यास होता है, पूर्ण भरा हुआ विन्यास है। तो इनमें अगला जुड़ने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो NP कक्षक में जाएगा, जिसकी ऊर्जा क्या होती है, ज़्यादा होती है। अतः इनमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए ऊर्जा का अवशोषण होता है, ना कि उत्सर्जन। ठीक है, इसी प्रकार से नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो कि हम जानते हैं कि स्थायी अर्धपूर्ण विन्यास है। स्थायी अर्धपूर्ण p उपकोष होने के कारण इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से स्थायी अर्धपूर्ण विन्यास डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे उसका स्थायित्व क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से उत्कृष्ट गैसों में भी स्थायी 1s2 अथवा NS2 NP6 अरेंजमेंट होने के कारण इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कोई प्रवृत्ति नहीं होती है। अतः इनमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने से ऊर्जा का अवशोषण होता है। ठीक है, अब है आपके सामान्यतया एक वर्ग में क्या ट्रेंड देखने को मिलता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता के मानों में कमी होती जाती है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण हम पहले से जानते हैं कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ साथ उनके परमाणुीय आकारों में क्या होती है, वृद्धि। क्योंकि हम जानते हैं कि परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ साथ परमाणुीय आकार में वृद्धि का कारण क्या है कि जो है एक एक करके कोश की संख्या बढ़ती चली जाती है, जिससे जो जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन है, आगंतुक जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से दूर होता चला जाएगा और जो है आगंतुक इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में आकर्षण बल कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो जुड़ने वाला जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक से जितना ज़्यादा दूरी पर स्थित होगा उस पर नाभिक द्वारा पड़ने वाला नाभिकीय आकर्षण बल उतना ही कम होगा, जिससे कम ऊर्जा मुक्त होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान कम हो जाएंगे। ठीक है,
अब है आपके फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का जो मान है वो अपेक्षा से कम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना कि इसका कारण क्या है कि यह क्वेश्चन आता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का जो मान है वो क्लोरीन से कम होता है, क्यों? तो इसका कारण क्या है कि फ्लोरीन के बहुत छोटे आकार में जो है बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होने से वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। यानी कि बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो पास पास स्थित होते हैं, और हम जानते हैं कि जब समान आवेश जो है पास पास स्थित होते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने से पहले ही प्रतिकर्षण बल प्रभावी है, इसलिए जब आने वाले इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण के साथ साथ इन इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण भी कार्य करेगा। ठीक है, यानी कि ये जो 7 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में, ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा प्रतिकर्षित करेंगे। यानी कि फ्लोरीन का जो नाभिक है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा और पहले से उपस्थित 7 इलेक्ट्रॉन उसको प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये प्रतिकर्षण बल भी यहाँ पे ज़्यादा प्रभावी है, इसलिए मुक्त होने वाली ऊर्जा का मान क्या होता है, कम होता है क्लोरीन की तुलना में। जब यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या हो जाता है, कम। जबकि क्लोरीन में क्या है कि बाह्यतम कोश का आकार क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो बड़ा आकार होने के कारण 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर दूर स्थित है। ठीक है, तो इनमें आपस में भी प्रतिकर्षण बल कम लग रहा है, इसलिए ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को जो है फ्लोरीन की तुलना में कम प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, अब है इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहला कारक है यहाँ पे परमाणुवीय आकार। तो किसी तत्व का परमाणुवीय आकार जितना अधिक होगा, जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक से उतना ही दूर हो जाएगा। ठीक है, तो फलतः नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में दूरी ज़्यादा होने के कारण क्या हो गया कि बाह्यतम कोश में जब ये इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो उस पर नाभिक की आकर्षण बल कम लगेगा, जिससे उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान कम हो जाएंगे। यानी कि हम बोलेंगे कि एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में रेसिप्रोकल का संबंध है। जैसे जैसे परमाणुवीय आकार बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान कम होते चले जाएंगे। लेकिन देखो यहाँ पे एक्सेप्शनल केस की चर्चा हम कर चुके हैं। हम जानते हैं कि परमाणुवीय आकार फ्लोरीन का ज़्यादा छोटा है, फिर भी उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, कम है। और इसका कारण क्या है कि इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण बल। ठीक है, दूसरा है आपके प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो किसी भी परमाणु के नाभिकीय आवेश का मान जितना ज़्यादा होगा उसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण बल भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसलिए जो है अधिक ऊर्जा मुक्त होगी और इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान ज़्यादा हो जाएंगे। यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मान भी बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तीसरा जो है फैक्टर वो है आपके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को परिरक्षण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट भी प्रभावित करता है। तो देखो, यदि परमाणुओं के भीतर n-1 या n-2 कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे तो वे बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों का नाभिकीय आकर्षण के प्रति परिरक्षण करेंगे, जिससे नाभिकीय आकर्षण बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब नाभिकीय आकर्षण बल बाह्यतम कोश तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, बहुत कम पहुंच पा रहा है, या हम बोले कि जितना पहुंचना चाहिए था उतना नहीं पहुंच पा रहा है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान क्या हो जाएंगे, कम। क्योंकि नाभिक जो है अब उतना इफेक्टिवली जो है आगंतुक इलेक्ट्रॉन को आकर्षित नहीं कर पाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान कम हो जाएंगे। ठीक है, जो चौथा है फैक्टर वो है आपके परमाणु का स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यदि परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बाह्यतम कोश में अर्धपूर्ण, पूर्ण अथवा जो है आपके NH2 NP6 अरेंजमेंट हो तो उसमें नया इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर तत्व का जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान या तो बहुत कम होते हैं या फिर इनमें ऊर्जा का बहुत ज़्यादा अवशोषण होता है। ठीक है, अब है आपके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो है किसी भी तत्व या परमाणु के केमिकल बिहेवियर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी चर्चा करेंगे हम। तो किसी भी तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उच्च है, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि उसके इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या है, बहुत ज़्यादा इंटेंस है। तो ऐसे तत्व जो होते हैं वो क्रियाशील स्वभाव के होते हैं। दूसरा है आपके कि उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता वाले तत्व इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के लिए क्या रहते हैं, उद्यत रहते हैं। फलतः ये प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग नेचर के होते हैं। ठीक है,
अब है यानी कि ये दूसरे तत्वों को रिड्यूस करते हैं और जो है इसी प्रकार से किन्हीं दो तत्वों के आयनन विभव तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता के मानों से उनके मध्य के बंध की प्रकृति का भी अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि यदि दो तत्वों के आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता के मानों में अंतर कम हो तो इतनी ऊर्जा की पूर्ति जालक ऊर्जा से हो जाती है। ठीक है, और यौगिक की प्रकृति कैसी होती है? आयनिक होती है। ठीक है, इसके विपरीत यदि दोनों तत्वों के आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में अंतर ज़्यादा हो तो इस ऊर्जा की पूर्ति जालक ऊर्जा से नहीं हो पाती और यौगिक में सहसंयोजक करैक्टर उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, और ये अंतर जितना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा यौगिक में कोवलेंट करैक्टर भी उतने ही ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता वाले तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणायन बनाने को उद्यत रहते हैं, जिससे क्या होता है? स्थायी आयनिक यौगिकों का निर्माण होता है। ठीक है, तो यही कारण है कि आवर्त सारणी के लगभग सभी तत्व ऑक्सीजन, सल्फर तथा हैलोजनों के साथ में क्रिया करके स्थायी ऑक्साइड, सल्फाइड या हैलाइड बनाते हैं। ठीक है।